ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस की, जिसे एसएलई कहते हैं। सिस्टेमिक से मालूम ये होता है कि आपके पास ये ऐसी डिजीज़ है जो बॉडी के हर एक हिस्से को इन्वॉल्व कर रही है। लूपस वुल्फ को कहते हैं क्योंकि इसमें आपके पास डिजीज़ की प्रेजेंटेशन जो स्किन चेंजेस होती हैं वो आपके पास ऐसी अपीयरेंस होती है जैसे एक वुल्फ लाइक हो। एरिथेमेटोसिस होता है पेशेंट में। होता क्या है इस डिज़ीज़ में, एसएलई में? एसएलई बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है जिसमें आपके पास ऑटो एंटीबॉडीज़ अपने जिस्म को अटैक करना शुरू कर देती हैं, अपने ही जिस्म के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, अपने ही सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है और वही एंटीबॉडीज़ एक्यूमुलेट होकर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं और यही इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जाके वेसल्स में डिपॉजिट होते हैं और जिस्म की जगह जगह सिस्टम में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और डैमेज होना शुरू हो जाता है। आपके पास सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें आपके पास जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी कुछ लोगों में पाई जाती है कि उनका जेनेटिक मेकअप इस तरह का होता है कि दे आर ससेप्टेबल, बट जेनेटिक मेकअप अलोन कैन नॉट कॉज एसएलई। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होना ज़रूरी है क्योंकि अगर जेनेटिक मेकअप पे होता तो जेनेटिक मेकअप की वजह से डिजीज़ तो कंजेनिटल हो जाती, लेकिन एसएलई जो है वो लेटर ऑन इन लाइफ जब डेवलप होती है तो वो इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स की वजह से होती है। वो इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स इन एसएलई इज़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सेल्स पे अटैक करती हैं और सेल्स में डीएनए जो है उसको एक्सपोज कर देती हैं। डीएनए एक्सपोज होता है, आपके पास डीएनए एक्सपोज होता है तो एंटीबॉडीज़ डीएनए को अटैक कर देती हैं। अब ये डीएनए को जब अटैक करना शुरू कर देती हैं तो इससे आपके पास इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनना शुरू हो जाते हैं जो कि डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। एसएलई का क्राइटेरिया क्या है? एसएलई का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग आपके पास होने चाहिए, इनमें से 4 चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले आता है मिलर रैश। मिलर रैश कौन सा रैश होता है? आपके पास फेस में आईज के दरमियान ये चीक्स वाली जगह पे इस तरह एक बटरफ्लाई रैश डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मिलर रैश। It spares the nasolabial folds. Remember, Miller rash nasolabial folds को यानी कि नोज़ और लिप्स के दरमियान इस साइड पे जो फोल्ड्स होते हैं फेस के, इसको स्पेयर करता है और आपके पास ये लिमिटेड रहता है टू द एरिया अंडर द आइज एंड चीक्स के एरिया पे आपके पास ये रैश होता है। तो ये नेजल लेबियल फोल्ड के एरिया में होता है और याद रखें कि ये आपके पास मिलर रैश स्कारिंग नहीं करता, ये अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से आता है और आपके पास ये स्कार नहीं छोड़ता। मिलर रैश और डिस्कॉइड रैश में फ़र्क ये है कि डिस्कॉइड रैश के बारे में जब मैं बताऊंगा आपको, डिस्कॉइड रैश में स्कारिंग होती है, मिलर रैश में स्कारिंग नहीं होती। मिलर रैश बटरफ्लाई रैश होता है जो कि नेजल लेबियल फोल्ड को स्पेयर करता है। डिस्कॉइड रैश में क्या होता है? डिस्कॉइड रैश बेसिकली आपके पास एक सर्कुलर रैश होता है जो कि आपके पास स्कैल्प और फेस पे आता है। ये सर्कुलर किस्म का रैश होता है जो स्कैल्प और फेस पे आता है और ये स्कारिंग करता है, या ये डिसफिगरिंग किस्म का रैश होता है जो कि फेस को और स्किन को ख़राब करता है। उसके साथ आपके पास थर्ड पे आता है फोटो सेंसिटिविटी। ये पेशेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब ये लाइट में निकलते हैं तो ये रैशेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि डीएनए अल्ट्रावायलेट सेल्स डीएनए को डैमेज करती हैं, डीएनए एक्सपोज होता है टू एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज अटैक करना शुरू कर देती हैं। ओरल अल्सर्स, इन लोगों में रिकरेंट ओरल अल्सर्स पाए जाते हैं। आर्थराइटस यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट्स जो होते हैं इनमें एसएलई में इन्वॉल्व होते हैं। मोस्टली ये स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स को इन्वॉल्व करता है, कार्पल बोन्स को, स्मॉल जॉइंट्स पिप्स डिप्स को इन्वॉल्व करता है। लेकिन जब आप एक्सरे करते हो, एक्सरे पे आपको इस तरह की कोई बोन डिस्ट्रक्शन या बोन इरोजन आपको नहीं मिलती। और मॉर्निंग स्टिफनेस आपकी रूमेटाइड आर्थराइटिस से, इसमें भी मॉर्निंग स्टिफनेस पाई जाती है आर्थराइटिस में, लेकिन वो मॉर्निंग स्टिफनेस रूमेटाइड आर्थराइटिस से कम ड्यूरेशन की होती है। तो जैसे आप स्मॉल जॉइंट्स के एक पेशेंट को पेन हो और साथ मॉर्निंग स्टिफनेस हो तो आपके दिमाग में तो रूमेटाइड आर्थराइटिस आता है।
फ़र्क ये है कि मॉर्निंग स्टिफनेस इसकी शॉर्ट टाइम के लिए होती है, आप एक्सरेज करते हो तो बोनी डिस्ट्रक्शंस नहीं मिलती, अनलाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें हमने पढ़ा था कि बोनी इरोजन्स होती हैं ऑन एक्सरेज। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्लूराइटिस पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन होती है ऑफ द लेयर्स अराउंड द लंग्स एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेयर्स दैट्स अराउंड द हार्ट। उसके बाद आ जाता है रीनल इन्वॉल्वमेंट। अब बहुत ज़्यादा रीनल डैमेज होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, प्रोटीन लॉस होता है, प्रोटीन लॉस होने की वजह से आपके पास यूरिन में प्रोटीन्स मिलते हैं, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है एसएलई में, इंतहा किस्म का डैमेज होता है और आपको यूरिन में प्रोटीन्स मिलते हैं, जबकि यूरिन में प्रोटीन का होना एबनॉर्मेलिटी है, इट इज़ अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपके पास प्रोटीन्स एक्सेसिव आते हैं इन द यूरिन। उसके बाद आ जाता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सीजर्स, साइकोसिस, आपके पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, इवन चेंज इन पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, साइकोसिस होता है, इसे हम CNS लूपस कहते हैं। इवन लेटर स्टेजेस आपके पास सीजर्स, पैरालिसिस, एफेजिया, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो SLE इज़ अ डिजीज दैट इन्वॉल्व्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, इट डज नॉट स्पेयर एनीथिंग। उसके बाद हमारे पास हेमाटोलॉजिक डिसऑर्डर्स। हेमाटोलॉजिक डिसऑर्डर्स में आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एनीमियाज़ है। हेमाटोलॉजिक डिसऑर्डर्स में ये एनीमियाज़ करता है, ये पैनसाइटोपिनिया भी कर सकता है, तमाम के तमाम WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स तमाम को कम कर सकता है। एनीमियाज़ में इसमें तीनों किस्म के एनीमियाज़ पाए जाते हैं, यानी कि इसमें एनीमिया ऑफ क्रोनिक इलनेस पाया जाता है, क्योंकि क्रोनिक इलनेस है तो इसमें आपके पास एनीमिया ऑफ क्रोनिक इलनेस पाया जाएगा। आपके पास ये एक ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमियाज भी पाए जाते हैं, क्योंकि अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं, ये खिलाफ RBCs को भी ख़त्म कर रही होती हैं, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। उसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी पाया जाता है, क्योंकि ये पेशेंट्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेज में होते हैं और ये NSAIDs का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, पेन्स की वजह से NSAID यूज़ ज़्यादा होता है, NSAID यूज़ की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन पेशेंट्स में डेवलप हो जाता है। और उसके साथ क्या है कि आपके पास हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आपके पास anti-dsDNA एंटीबॉडीज़, एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़ और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़। इन एंटीबॉडीज़ के बारे, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल से कि ये एंटीबॉडीज़ क्या हैं, ये कैसे होती हैं, डिटेक्ट कैसे की जाती हैं लेबॉर्ट्री में। तो आप उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब आपके पास इनमें से कोई भी 4 चीज़ें आपके पास पाई जाएं तो आप डायग्नोसिस ऑफ SLE बना लेते हो। अब जब आपने डायग्नोसिस ऑफ SLE बनाया, उसमें अब आपने क्या देखना है? सबसे पहला टेस्ट जब आप सस्पेक्ट करते हो ना SLE, तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला टेस्ट ANA है। ANA में क्या होता है? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ आपके पास डिटेक्ट की जाती हैं। ANA टेस्ट में अपने ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हो आप। ANA टेस्ट वेरी सेंसिटिव टेस्ट, इट इज़ अ सेंसिटिव टेस्ट। सेंसिटिव टेस्ट याद रखें, सेंसिटिव टेस्ट वो टेस्ट होता है जो कि पॉजिटिव आए तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सेंसिटिव टेस्ट ये नहीं बताता कि SLE ही बीमारी है, वो ये क्रस्ट सिंड्रोम भी हो सकता है, ये आपके पास स्क्लेरोडर्मा भी हो सकता है, ये आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ों में आपके पास ANA पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आपके पास ANA पॉजिटिव हो, इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है, कोई मसला है, कोई डिजीज़ है ऑटो इम्यून। ज़रूरी नहीं है कि वो SLE हो, इसलिए ये सेंसिटिव टेस्ट है, ये रूल आउट हो जाता है, रूल आउट करता है डिजीज़ को। सेंसिटिव टेस्ट रूल्स आउट द डिजीज़। अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नॉर्मल होता ANA, तो इट रूल्स आउट SLE। इसलिए ANA अगर पॉजिटिव आ जाए, यू डू नॉट स्टिक कि ये SLE ही है, आपको स्पेसिफिक टेस्ट करने होंगे। आप ANA आपको बताएगा कि जी भाई इसमें ऑटो इम्यून डिजीज एग्जिस्ट करती है इस पेशेंट में, नाउ यू हैव टू इन्वेस्टिगेट इट फर्दर एंड लुक फॉर SLE। ANA पॉजिटिव आ गया आपका, अब आपने anti-dsDNA, एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज करानी होगी। दीज आर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव बट दे आर स्पेसिफिक। अगर ये पॉजिटिव आ गई, इट मीन्स कि दैट पेशेंट इज हैविंग SLE। तो anti-dsDNA ज़्यादा बेहतर एंटीबॉडी है इवन एंटी स्मिथ से भी। तो दीज आर वेरी सेंसिटिव एंटीबॉडीज़। अगर ये पॉजिटिव आ जाए, इट मेक्स यू द डायग्नोसिस कि आपके पास SLE ही डायग्नोसिस है इस पेशेंट का। अब जब आपने डायग्नोसिस बना लिया SLE का, अब आप उसके अलावा अब उसके सारे सिस्टम्स को इन्वेस्टिगेट करें।
आप सारे सिम्टम्स को देखें, साइंस को देखें, आप उनको इन्वेस्टिगेट करें कि इनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस पेशेंट को हैं, क्योंकि यू डोंट हैव टू जस्ट ट्रीट अ सिंगल सिस्टम, यू हैव टू ट्रीट द होल पेशेंट नाउ, बिकॉज दिस इज अ सिस्टेमिक डिजीज. यू हैव टू डू यूरिनालिसिस. यूरिनालिसिस में आप प्रोटीन्स देखें यूरिन, बिकॉज यू वांट टू सी किडनी फंक्शन. आप इवन ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड ये है कि आप रीनल बायोप्सी लें. आप रीनल बायोप्सी लेने के बाद अब देखें कि रीनल डैमेज किस स्टेज तक पहुंचा हुआ है. उसके बाद आप रीनल डैमेज को देखने के साथ आप अपना ट्रीटमेंट इनिशिएट करें, यानी कि रीनल बायोप्सी लें, रीनल स्टेज के देखें कि रीनल डैमेज किस स्टेज तक पहुंचा हुआ है, फिर आप ट्रीटमेंट शुरू करें. SLE का ESR एलिवेटेड होगा, CRP एलिवेटेड, बिकॉज दीज आर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स. इन्फ्लेमेशन होगी बॉडी में, दीज मार्कर्स विल बी अप. एंटीहिस्टोन एंटीबॉडीज, अगर आपके पास एक पेशेंट को ड्रग इंड्यूस्ड लूपस है, जिस पे मैं अलग वीडियो है मेरी, ड्रग इंड्यूस्ड लूपस में एंटीहिस्टोन एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो गए, आपके पास MCQ आए, आपके पास क्वेश्चन आए, या आपके पास पेशेंट हो इन विच यू आर सस्पेक्टिंग ड्रग इंड्यूस्ड लूपस, गो फॉर एंटीहिस्टोन एंटीबॉडीज. Bone marrow biopsy. Not every patient needs a bone marrow biopsy, but in some patients where you think that bone marrow has been involved and bone marrow has been damaged by SLE, so you have to go for bone marrow biopsy then and look for your other options to treat the anemias in this patient. Hematologic disorders में एक important abnormality होती है Libman-Sack endocarditis. What is Libman-Sack endocarditis? Libman-Sack endocarditis में ये होता है कि नॉर्मली हमने तो पढ़ा था कि एंडोकार्डाइटिस जो आपके पास वॉल्व्स को, हार्ट के वॉल्व्स को अफेक्ट करता है, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, स्टैफ की वजह से होता है, स्टैफ ऑरियस की वजह से होता है. लेकिन यहाँ पे आपके पास SLE में आपके पास एंडोकार्डाइटिस होता है लेकिन इन्फेक्शन नहीं होता. That is called as Libman-Sack endocarditis, because वो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज आपके पास वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं और एंडोकार्डाइटिस कर रही होती हैं, जबकि बैक्टीरियाज नहीं होते. That is called as Libman-Sack endocarditis, which is associated with SLE. So this was all about the investigation, diagnostic criteria and investigations of SLE. अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ SLE की. ट्रीटमेंट ऑफ SLE कोई एज सच इसका क्योर नहीं है. क्योर का मतलब यह है कि इस डिजीज़ को आप ख़त्म कर दें, नहीं ख़त्म कर सकते. आप इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसके सिम्टम्स को ट्रीट करके इस डिजीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि NSAIDs इन पेशेंट में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आर्थराइटिस के पेन, प्लूरेसी का पेन, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए NSAIDs यूज़ किए जाते हैं. उसके अलावा इन पेशेंट्स को फेस रैश होता है तो आप इनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम देते हैं ताकि आपके पास इम्यून सिस्टम सप्रेस हो और ऑटो एंटीबॉडीज़ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ना बने. इन पेशेंट्स को आप समझाएं कि ये ग्लासेस पहने जब ये बाहर निकलें, ये अपनी स्किन को कवर रखें, जिसकी वजह से इनको ये SLE का फ्लेयर ना हो, इनको एक्सपोजर ना हो टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ताकि इनको स्किन रैश डेवलप ना हो. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज़ द मेन ट्रीटमेंट ऑफ SLE. तकरीबन हर पेशेंट जो SLE का है उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे डाला जाता है. ट्रीटमेंट के तौर पे आपके पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज़ की जाती है. अब याद रखें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक साइड इफ़ेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इरिवर्सिबल विजन लॉस कर सकती है आफ्टर 5 to 7 years ऑफ थेरेपी. तो आपके पास क्या है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इंपॉर्टेंट एक साइड इफेक्ट जो है वो है रेटिनल टॉक्सिसिटी. रेटिनल टॉक्सिसिटी ये है कि ये रेटिना को डिस्ट्रॉय करता है, रेटिना को डैमेज करता है और आपके पास विजन लॉस करता है. ये विजन लॉस जो है आपके पास आफ्टर 5 to 7 years आता है ऑफ यूज़ ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. आपके पास रेटिनल टॉक्सिसिटी होना शुरू हो जाती है. दैट्स वाई एनुअल चेकअप्स आफ्टर 5th year आर वेरी इंपॉर्टेंट. हर साल आप आफ्टर दिस 5 years ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आप इस पेशेंट को कहें कि आपने आई में चेकअप अपना कराना है. आई वाले इसका एनुअल चेकअप होगा और वो एनुअल चेकअप में देखा जाएगा कि इस पेशेंट को क्या आई रेटिनल टॉक्सिसिटी तो डेवलप नहीं हो रही, क्या विजन लॉस में तो नहीं जा रहा ये पेशेंट. उसके साथ साथ आपके पास ये पेशेंट्स अचानक बीच बीच में फ्लेयर्स भी डेवलप कर सकते हैं. फ्लेयर्स ये होता है कि पेशेंट की एक बेस लाइन डिजीज़ चल रही थी, आपके पास एक बेस लाइन डिजीज़ चल रही थी, अचानक से सिम्टम्स एग्रेवेट हो गए और उस सिम्टम्स के एग्रेवेशन को हम कहते हैं कि ये पेशेंट ने भी फ्लेयर में चला गया है. अचानक से प्लूरेसी, हेमाटोलॉजिक एनीमियाज और रैश ये सिवियर हो जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लेयर. इस फ्लेयर को कंट्रोल करने के लिए आपको स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन.
सिस्टेमिक स्टेरॉइड यानी कि ओरल स्टेरॉइड्स आप क्रॉनिकली नहीं देते, क्योंकि स्टेरॉइड्स बहुत नुकसानदेह चीज़ है ऑन इट सेल्फ। तो आप स्टेरॉइड सिर्फ तब देते हो जब पेशेंट फ्लेयर्स में जाता है, जब सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं। बाकी बेसलाइन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप क्या देते हो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देते हो। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बेसलाइन डिजीज़ को कंट्रोल करती है, फ्लेयर्स को आप स्टेरॉइड से कंट्रोल कर लेते हो। उसके साथ साथ आपके पास, अगर हमने ने जैसे कहा कि आपने बायोप्सी, किडनी की बायोप्सी लेना बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट ऑफ SLE, बिकॉज किडनी की इन्वॉल्वमेंट आपके पास इज़ द मोस्ट सिवियर चीज़ जो आपके पेशेंट को ख़राब करेगी और पेशेंट को अर्ली मोर्टेलिटी पे ले जाएगी, वो इस किडनीज होंगी इसकी। तो किडनीज की बायोप्सी लेने के बाद अगर आपके पास नेफ्राइटिस हो SLE का, तो आपने IV साइक्लोफॉस्फामाइड और माइकोफेनोलेट स्टार्ट कर देनी है। ओरल माइकोफेनोलेट होती है, IV साइक्लोफॉस्फामाइड। अब याद रखें कि साइक्लोफॉस्फामाइड इटसेल्फ आपके पास एक साइड इफेक्ट है इसका, जिसे कहते हैं हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। हेमोरेजिक सिस्टाइटिस ये है कि ये ब्लेडर को डैमेज करती है। सिस्टाइटिस यानी कि ब्लेडर की इन्फ्लेमेशन करती है। हेमोरेजिक सिस्टाइटिस करती है साइक्लोफॉस्फामाइड। इसलिए साइक्लोफॉस्फामाइड आपके पास हेमोरेजिक सिस्टाइटिस से बचने के लिए आप पेशेंट से कहते हो कि अगर आप IV साइक्लोफॉस्फामाइड ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ताकि ये ड्रग वॉश आउट हो, ब्लेडर में एक्यूमुलेट ना हो। और अगर ये ब्लेडर में एक्यूमुलेट होती है तो इसका ट्रीटमेंट है मेजना इसका ट्रीटमेंट है, जो कि आपके पास इसके टॉक्सिक कंपोनेंट को बाइंड करता है इन ब्लेडर और उसको बाहर निकालता है यूरिन में, तो हेमोरेजिक सिस्टाइटिस नहीं होने देता। उसके बाद ये हमारे पास सारा का सारा ट्रीटमेंट है। अब एक दो इंपॉर्टेंट बातें बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर ऑन SLE, वो ये है कि रिलेशन ऑफ SLE विद प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को एज सच SLE वाले लोग इनफर्टाइल नहीं होते, SLE इनफर्टिलिटी नहीं करती फीमेल्स में, लेकिन SLE एक डिजीज़ के साथ यूजली एसोसिएटेड होती है, यानी कि जब SLE होती है तो साथ एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी एसोसिएटेड होता है। अब एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जैसे कि हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन ये होती है यंग फीमेल रिकरेंट एबॉर्शंस। तो रिकरेंट एबॉर्शंस के चांसेस इन SLE पेशेंट्स इस वजह से होते हैं कि वो साथ ही साथ एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में भी होते हैं। तो आपने ज़रूर ये देखना है कि एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम डायग्नोज करना है कि अगर पेशेंट को एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है और वो प्रेगनेंसी में जाना चाहती है, तो यू गिव देम हेपरिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ताकि वो एबॉर्शन ना हो उसको। और एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम को मैंने डिटेल से डिस्कस किया है अपनी वीडियो में, आप उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आपके पास SLE का पेशेंट में आप डिग आउट करें कि एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम तो नहीं है, और प्रेगनेंसी में अगर वो जाते हैं तो आप हेपरिन शुरू कर दें। एज सच SLE का कोई इफेक्ट नहीं होता प्रेगनेंसी पे, कोई नुकसान नहीं होता, कोई एज सच इनफर्टिलिटी नहीं करता। साथ ही साथ आपके पास जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो आप उसको एंटी रो एंटीबॉडीज़ ज़रूर उनके चेक करें। एंटी रो एंटीबॉडीज़ इसलिए चेक की जाती हैं क्योंकि अक्सर ये SLE के पेशेंट में एंटी रो एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, और अगर ये प्रेगनेंसी में चले जाएं, एंटी रो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हों और पेशेंट प्रेगनेंसी में चला जाए, तो प्रेगनेंसी में जाने के बाद एंटी रो एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, और प्लेसेंटा को क्रॉस करने के बाद ये हार्ट ब्लॉक कर सकती हैं। बच्चे का हार्ट ब्लॉक हो सकता है, बच्चे में न्यूनेटल लूपस हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने अगर एक पेशेंट प्रेगनेंसी में जा रही है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम को रूल आउट करना है, एंटी रो एंटीबॉडीज़ करनी है, ताकि अगर एंटी रो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हों तो वो हार्ट ब्लॉक कर सकती हैं बच्चे में, न्यूनेटल लूपस कर सकती हैं बच्चे में। तो एंटी रो एंटीबॉडीज़ को रूल आउट करना है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम को रूल आउट करना है। उसके बाद आप पेशेंट को प्रेगनेंसी में उसको ले जा सकते हैं, और उस प्रेगनेंसी की ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, क्योंकि SLE बजाते खुद नहीं कुछ करती प्रेगनेंसी के साथ, SLE के साथ एसोसिएटेड चीज़ें प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट SLE। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और मेरी दूसरी वीडियोज़ ऑन रूमेटोलॉजी आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।